वेलकम स्टूडेंट्स, एस के सांगवान हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। लेटेस्ट हिंदी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं संदीप कुमार, हिंदी प्राध्यापक, आज आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 के प्रथम अध्याय माता का अंचल के अभ्यास के प्रश्नोत्तर लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कृपया इनको ध्यान से सुनना, अपनी कॉपी में लिखना और याद करना। शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, माता का अंचल पाठ के आधार पर कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ में इसकी क्या वजह हो सकती है? उत्तर देखो। स्वाभाविक रूप से बच्चों का माँ के प्रति लगाव होता है। माँ बच्चे की भावनाओं को अच्छी तरह समझती है। विपदा के समय बच्चा माँ की गोद में अधिक सुरक्षित महसूस करता है। पिता भी बच्चे को उतना ही प्यार करता है, परंतु फिर भी बच्चा माँ के आंचल में ही छिपता है। इस स्वाभाविक माँ के प्रेम के कारण ही माँ का अंचल पाठ में अंत में बच्चा पिता के पास न जाकर माँ की शरण में जाता है। तो आपको समझ में आया होगा कि बच्चा माँ की शरण में क्यों जाता है। क्योंकि बच्चा होता है, छोटा बच्चा, वो माँ की गोद को सबसे सुरक्षित जगह मानता है अपने लिए। उसे ये एहसास होता है कि माँ अपने प्राणों का बलिदान दे के भी उसकी रक्षा करेगी, इसीलिए वो विपत्ति के समय अपनी माँ की गोद में जाना ही पसंद करता है। प्रश्न 2, आपके विचार में भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछाता है। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है क्योंकि उसे अपने साथियों की संगति अच्छी लगती है। बच्चे अपनी संगति में सब दुख भूल जाते हैं। तो इसमें थोड़ा विस्तृत रूप से आप लिखना चाहें तो बताएंगे कि पाठ में भोलानाथ 2 बार सिसकता है। पहली बार तो जब माँ उसके सिर में तेल लगाकर उसको नहला धुलाकर कन्हैया बनाती है, तब वो तेल लगाने पर सिसकना शुरू कर देता है। लेकिन बाद में उसका पिताजी उसे अपने कंधे पर बैठाकर बाहर ले जाता है, जहां पर उसे अपने साथी खेलते हुए दिखाई देते हैं। तो उन खेलते हुए साथियों को देखकर वह सिसकना भूल जाता है और अपने पिता के कंधे से उतरकर उनके साथ खेलने लगता है। दूसरा, स्कूल में अध्यापक द्वारा डांट लगाने पर भी पिता उसको लेकर आते हैं तो सिसक रहा होता है। जब रास्ते में अपने साथियों को खेलते हुए देखता है तो फिर वह सिसकना भूल जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बच्चे की अपने साथियों के प्रति खेलने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। अपने साथियों के साथ, संगी के साथ वो खेलकर आनंद का अनुभव करता है। इस कारण से वो अपने सब कष्टों को, सब दुखों को भूल जाता है और सिसकना बंद कर देता है। प्रश्न नंबर 3 है, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब जब खेलते खाते समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। कि भोलानाथ और उसके साथी जब जब खेलते हैं या खाते हैं उस समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों आदि से में जुड़ी तुकबंदी याद हो तो लिखिए। तो देखो, पहली तुकबंदी दी हुई है, काले मेघा पानी दे गुड़ धानी दे। काले मेघा पानी दे गुड़ धानी दे। दूसरी उक्ति है इसी प्रकार की तुकबंदी, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 में लगा धागा चोर निकल के भागा। प्रश्न 4, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? कि भोलानाथ, जब ये 1930-40 के दशक के आसपास की कहानी है कि उस समय के बच्चों के जो खेल और खेलने की सामग्री थी वो आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार अलग है। तो इसके बारे में आप अपने दादा दादी से पूछ सकते हो कि आपके खेलने में और हमारे खेलने की जो सामग्री उसमें क्या अंतर है। आसानी से आपको पता लग जाएगा। उत्तर देखो, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल एवं खेलने की सामग्री हमारे खेलों और खेल सामग्री से बिल्कुल भिन्न है। भोलानाथ और उसके साथी घर बनाना, खेती करना, दुकान लगाना आदि खेल खेलते हैं, जिनमें सरकंडे, मिट्टी के सकोरे, टूटे घड़े के टुकड़े, रस्सी, चौकी आदि उनकी खेल सामग्री होती है। हमारे खेल उनसे अलग हैं। हम क्रिकेट, फुटबॉल, साइकिल चलाना, कंप्यूटर पर खेल खेलना आदि खेल खेलते हैं। हमारे खेल साधन हैं बैट, बॉल, फुटबॉल, कंप्यूटर आदि।
दोनों में एक विशेष अंतर यह भी है कि भोलानाथ और उसके साथियों की जो खेल की सामग्री थी वो सब घर पर ही मिल जाती थी। उसके लिए दुकान पर नहीं जाना पड़ता था, उसके लिए पैसों की अदायगी नहीं करनी पड़ती थी। जबकि वर्तमान बच्चों के जो खेल और खेल की सामग्री है उसको हमें बाजार से खरीद के लाना पड़ता है। प्रश्न 5, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हों। तो जो आपके दिल को, हृदय को जो प्रसंग अच्छे लगे उन प्रसंगों का वर्णन करना है। देखो पहला प्रसंग, माँ का बच्चे को खाना खिलाना, हर कोर खिलाने से पहले कहना जल्दी खा ले नहीं तो उड़ जाएगा। बच्चे द्वारा चूहे के बिल में पानी डालने पर साथ में निकल आना और बच्चों का डर के मारे भागकर माँ के आंचल में छिप जाना। बच्चों की आवाज सुन पिता का दौड़कर आना और बच्चों का माँ का आंचल न छोड़ना। तो ये जो प्रसंग थे ये दिल को छूने वाले प्रसंग थे, इनका वर्णन किया गया है। हो सकता है आपको कोई पाठ का और प्रसंग इनसे ज्यादा आपके हृदय को छुआ हो तो आप उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न 6, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? इस उपन्यास अंश में 30 का मतलब 1930 के दशक की ग्राम संस्कृति का चित्रण है। उस समय बच्चे फालतू पड़ी चीजों से खेलते थे। उस समय में स्त्रियों एवं बुजुर्गों की दशा के विषय में भी वर्णन मिलता है। आज के ग्रामीण जीवन में बहुत परिवर्तन हो चुका है। अब गांव में आधुनिक सुविधाएं पहुंच चुकी हैं, शिक्षा पर जोर दिया जाता है। बच्चे फालतू चीजों से खेलने के स्थान पर अन्य उपकरणों से खेलते हैं। गांव में भी शहरी प्रभाव दिखाई देता है। दोनों का अंतर देखें हम, यदि ग्रामीण संस्कृति के बारे में अंतर बताना है तो सबसे ग्रामीण संस्कृति क्या है? कृषि प्रधान संस्कृति है और कृषि के क्षेत्र में भारी परिवर्तन आपको देखने को मिलता है कि कृषि के क्षेत्र में उस समय कृषि वर्षा पर निर्भर थी। दूसरी, कृषि में किसान का सबसे बड़ा सहयोगी पशु थे, या ऊंट हो या बैल हो। लेकिन वर्तमान समय तकनीकी युग है और अब खेती वर्षा पर निर्भर नहीं है। दूसरा, जो किसान के मित्र जो पशु थे ऊंट या बैल वो अब लगभग समाप्त हो चुके हैं, उनका इस्तेमाल बहुत कम होता है। उसकी बजाय अब तकनीकी रूप से विकसित अनेक यंत्र आ चुके हैं जिनमें ट्रैक्टर मुख्य भूमिका निभाता है। दूसरा, उस समय की जो ग्रामीण संस्कृति थी उसमें गांव में बहुत सी सुविधाएं नहीं मिलती थी, लेकिन अब वर्तमान समय के जो गांव हैं वो आधुनिक बन चुके हैं और उनमें शहरों जैसी सुविधाएं मिलती हैं। पहनावे में बहुत अंतर आ चुका है। उस समय महिलाओं का पहनावा अलग था, वर्तमान समय में महिलाओं का पहनावा अलग है। अगला प्रश्न देखो, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। हाँ, बचपन में मम्मी बड़े प्यार से सुबह उठाती थी, बचपन में माँ बड़े प्यार से सुबह उठाती थी, खाना खिलाने के लिए तरह तरह के उपाय करती थी, कहानियां सुनाना, चोट लगने पर प्यार से मरहम लगाना, हमारे बीमार पड़ने पर रात रात भर जागना सब याद है। पापा का नई नई चीजें लाना, बाजार ले जाना, छुट्टियों में अलग अलग जगह घुमाना, स्कूल से मिले गृह कार्य में सहायता करना आदि सब याद है। काश वही दिन वापस आ जाएं, उनके लाड प्यार के झूले में झूलते हुए हम सपनों की दुनिया में खो जाएं। अगला प्रश्न है, यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। माता पिता का बच्चे के प्रति जो प्रेम व्यक्त हुआ है इस पाठ में उसे अपने शब्दों में लिखना है। माँ का अंचल पाठ में माता पिता दोनों के प्यार का चित्रण किया गया है। माता के मन में बच्चे के प्रति प्यार उमड़ता रहता है। पेट भरा होने पर भी पक्षियों के नाम लेकर खाना खिलाती है, बुरी नजर से बचाने के लिए काजल की बिंदी लगाती है, बालों की चोटी गूंथकर फूलदार लट्टू बांध कन्हैया बनाती है, उसके चोट लगने पर हल्दी लगाती है, स्वयं भी रोती है। बच्चा भी माँ के आंचल में प्रेम और शांति पाता है। माता के प्रेम के समान पिता का प्रेम भी हृदयग्राही है। पिता उसे भोलानाथ कहकर पुकारते हैं। साथ सुलाना, सुबह उठाकर नहलाना, खेतों में ले जाना, बच्चों के खेलों में रुचि लेना उनके प्रेम का परिचायक है। वे कभी भोलानाथ को नहीं डांटते। जब भोलानाथ सांप से डरकर भागते हुए घर में घुसे तो पिता हुक्का छोड़कर दौड़ते हुए आए। तो इससे पता चलता है कि दोनों माता पिता दोनों बच्चे से बहुत प्यार करते थे। प्रश्न 9, माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। हमें पहले तो माता का अंचल शीर्षक सही है ये बात सिद्ध करनी है और फिर इसके अलावा और क्या क्या शीर्षक हो सकते हैं वो बताने हैं। माता का अंचल शीर्षक बिल्कुल उपयुक्त शीर्षक है, मतलब पाठ का नाम बिल्कुल सही है। हम देखते हैं कि भोलानाथ और उनके भाई का अधिकतर समय पिता के साथ बीतता था, पर माँ के अंचल में उन्हें प्रेम और शांति का एहसास होता था।
घायल होने पर भोलानाथ माँ को पुकारता हुआ आता है। उसको डर से कांपते देख माँ भी रोने लगती है। भोलानाथ पिता के प्रयत्न करने पर भी उनके पास नहीं जाता, माँ के आंचल में ही छिपा रहता है। इसका कोई अन्य शीर्षक रखना हो तो हम माँ और वात्सल्य भी रख सकते हैं, मेरा बचपन भी रख सकते हैं, मेरे बचपन की यादें भी रख सकते हैं। प्रश्न 10, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को अपने कार्यों द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। वे उनके साथ अधिक समय व्यतीत करते हैं। पिता के कंधों पर चढ़कर, उनकी मूछें खींचकर, माँ की गोद में बैठकर, माँ के हाथ से खाना खाने की जिद करके वे अपना प्रेम अभिव्यक्त करते हैं। इसके अलावा माता पिता के काम में हाथ बटाकर, उनकी मदद करके भी वो अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं। इस पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है? पाठ में बच्चों के ग्रामीण जीवन की झलक है, जिसमें उत्सुकता, प्रेम, माता पिता का वात्सल्य शामिल है, जबकि हम शहरी जीवन के अभ्यस्त हैं। हमारे माता पिता का वात्सल्य आधुनिक सुविधाएं देने, खेल सामग्री, कंप्यूटर, वीडियो गेम्स आदि देने में निहित है। वे बच्चे समूह में खेलने में प्रसन्न थे, बाहर खुले मैदानों में दौड़ लगाते थे। हम अकेले रहने में प्रसन्न हैं, खुले मैदानों के तो हमें दर्शन भी नहीं होते। यदि आप ग्रामीण परिवेश से हैं तो आप भी अपना जो बचपन है वर्तमान समय का और जो भोलानाथ का बचपन था उसके अंतर को बता सकते हैं कि उस समय का जो उनका बचपन बीता और आपके बचपन में क्या क्या अंतर है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है कुछ जो बार बार पूछ लिए जाते हैं पाठ से। तो देखो, माता का अंचल पाठ में बच्चे बारात का जुलूस कैसे निकालते हैं? माता का अंचल पाठ में बच्चे कनस्तर का बाजा बजाते हुए बारात निकालते हैं। कनस्तर का बाजा बजाते हुए बारात निकालते हैं। चूहेदानी की पालकी बनाते और एक चबूतरे से दूसरे चबूतरे तक बारात ले जाते। वे स्वयं ही बाराती बन नाचते गाते और स्वयं ही घराती भी बन जाते थे। माता का अंचल पाठ के आधार पर बताइए कि बच्चा माता के द्वारा अधिक सजाया संवारा जा सकता है या पिता के द्वारा? उदाहरण सहित समझाइए और बताइए कि पाठ में वर्णित भोलानाथ के खाने और खेलने हेतु जाने के प्रसंगों से आपको क्या शिक्षा मिलती है? माता का अंचल पाठ के आधार पर निश्चित है कि माँ ही बच्चे को अधिक सजा संवार सकती है। भोलानाथ का जुड़ाव अपने पिता से था, वह उनके पास सोता था, वे ही सुबह उसे उठाकर नहलाते और पूजा में साथ बैठाते, खेतों की सैर करवाते थे, परंतु माँ उसे सजाती, काजल की बिंदी लगाती, बालों की चोटी बनाकर धुले हुए कपड़े पहनाकर खेलने भेजती। अंत में भोलानाथ सांप के डर से भागते हुए आता तो सीधा माँ की गोद में, पिता गोद में लेना चाहता है परंतु वो माँ का आंचल नहीं छोड़ता। इन सब प्रसंगों को देखकर हमें लगता है कि माता का प्रेम अद्भुत है। प्रश्न 3, भोलानाथ के पिताजी का राम नामी गोलियां मछलियों को खिलाना क्या केवल धार्मिक अनुष्ठान है या जीवों पर दया करने का मूल्य भी इसमें निहित है? माता का अंचल पाठ के आधार पर तर्कसंगत उत्तर दीजिए। तो भोलानाथ के पिता राम नाम की लिखी हुई गोलियां मछलियों को आटा लपेट कर खिलाते थे, तो उसमें बताएगा क्या केवल धार्मिक अनुष्ठान है? तो इस पर अपने विचार व्यक्त करने हैं। भोलानाथ के पिताजी बही पर 1000 बार राम नाम लिखकर उन्हें आटे की गोलियों में लपेटकर गंगा में मछलियों को खिलाते थे। यह उनका धार्मिक अनुष्ठान भी था और जीवों पर दया भी। आटे की गोलियां मछलियों का पेट भरती थी और राम नाम से उनका धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण होता था। इस प्रकार वे दोनों कार्य किया करते थे। भोलानाथ को अपनी माता से अधिक जुड़ाव अपने पिताजी से था, पर जब वह संकट आया तो वह पिताजी की पुकार अनसुनी करके माता के अंचल में जा छिपा। माता का अंचल पाठ के आधार पर इसका प्रमुख कारण स्पष्ट करते हुए माँ के महत्व पर प्रकाश डालिए। माता का अंचल पाठ में भोलानाथ पिता से जुड़ाव रखता है, पर जब संकट आता है तो वह माँ के पास ही जाता है। माँ से प्रत्येक बच्चे का एक भिन्न प्रकार का लगाव होता है। माता चाहे क्रोधित भी हो, बच्चा माँ को ही पुकारता है। पिता से भी बच्चे प्यार करते हैं, परंतु हर संकट में मुंह से माँ का ही नाम निकलता है। बच्चों का माँ से भावनात्मक लगाव होता है और माँ से वात्सल्य एवं स्नेह की प्राप्ति भी अधिक होती है। इसलिए भय और संकट की स्थिति आने पर बच्चा माँ की शरण में ही जाता है। अगला प्रश्न देखो भाई, प्रश्न 5, लेखक और उसके साथी खेती का खेल किस प्रकार खेलते थे? अथवा भोलानाथ के नाटक घर का चित्रण कीजिए। लेखक और उसके साथी चबूतरे के एक छोर पर घिरनी गाड़ देते थे। नीचे की गली को कुआं बना लेते थे। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुगड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका देते और 2 लड़के बैल बनकर मोट खींचते थे। वे चबूतरे को खेत बनाते, कंकड़ को बीज और ठेंगा को हल और जुहाठा। वे बड़ी मेहनत से खेत को जोतते, बोते और पटाते। जैसे ही उनकी फसल तैयार होती वे उसे काट लेते। इस प्रकार वे खेती का खेल खेला करते थे। प्रश्न 6,
जब लेखक और उसके साथी चूहों के बिल में पानी फेंक रहे थे तब क्या हुआ? अथवा भयभीत भोलानाथ से जुड़ी घटना का वर्णन कीजिए। अथवा भयभीत भोलानाथ से जुड़ी घटना का वर्णन कीजिए। जब लेखक और उसके साथी चूहों के बिल में पानी फेंक रहे थे तब गणेश जी के चूहों की रक्षार्थ शिव जी का सांप निकल आया। सांप को देखकर बच्चों में भगदड़ मच गई। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चीट, किसी का सिर फूटा तो किसी के दांत टूट गए, सभी लहूलुहान हो गए तो सभी के पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। लेखक को बचपन में अपने अध्यापक से खरी खरी क्यों सुननी पड़ी? अथवा भोलानाथ और बैजी के कारनामों पर प्रकाश डालिए। लेखक को बचपन में अपने अध्यापक से खरी खरी क्यों सुननी पड़ी? अथवा भोलानाथ और बैजू के कारनामों पर प्रकाश डालिए। लेखक को बचपन में अपने अध्यापक से खरी खरी बातें इसलिए सुननी पड़ी क्योंकि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मूसन तिवारी नामक व्यक्ति को सरेआम चिढ़ाया था। बैजू नामक लड़के ने मूसन तिवारी को चिढ़ाते हुए कहा था, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। अन्य बालक भी यह सुनकर खरमस्ती में आकर दोहराने लगे। परिणाम यह हुआ कि मूसन तिवारी अपमान का बदला लेने के लिए उसके स्कूल में पहुंच गए और बच्चे को खूब डांट लगवाई। माता पिताजी को क्या उलाना देती है? माता पिताजी को क्या उलाना देती है और क्या कहकर खाना खिलाती थी? माता पिताजी को उलाना देती है कि आपको बच्चों को खिलाना भी नहीं आता, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते हो। इससे वह थोड़ा खाने पर भी यह समझ लेता है कि बहुत खा लिया। आप खिलाने का ढंग भी नहीं जानते, बच्चे को भर भर कोर खिलाना चाहिए। इसके बाद वह विभिन्न पक्षियों के नाम से कोर बनाकर यह कहकर खिलाती थी कि जल्दी खा ले नहीं तो उड़ जाएंगे। मूसन तिवारी कौन थे? उससे संबंधित घटना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मूसन तिवारी बूढ़ा व्यक्ति था, उसे कम दिखाई देता था। लेखक तथा उसके साथी बैजू ने उसे चिढ़ाया, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। मूसन तिवारी ने बच्चों को बेतहाशा खदेड़ा। जब बच्चे भाग गए तब मूसन तिवारी उनकी शिकायत करने पाठशाला चले गए। गुरुजी के आदेश पर गुरुजी के सिपाही भोलानाथ पर टूट पड़े। बैजू तो भाग गया पर लेखक पकड़ा गया। गुरुजी ने उसकी खूब खबर ली। बाबूजी गुरुजी की चिचोरी करके उसे घर ले गए। बाबूजी ने प्रार्थना की तब लेखक को घर ले जाने दिया अध्यापक द्वारा। जहां बुढ़ों का संग तहां खर्चे का तंग। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से समाज में बुजुर्गों की निरंतर उपेक्षा की ओर संकेत किया गया। कैसे? आज के आधुनिक युग में जीवन अति व्यस्त है, किसी के पास दूसरों के लिए, विशेषकर बुजुर्गों के लिए समय नहीं है। जीवन मूल्य समाप्त होते जा रहे हैं, लोग भौतिकवादी हो गए हैं, वे मौज मस्ती में चूर जीवन बिताने लगे हैं। अतः खर्चे की तंगी के कारण बुजुर्ग उपेक्षित जीवन जीने को मजबूर हैं। इस पंक्ति के माध्यम से यहाँ बुजुर्गों के प्रति चिंता व्यक्त की है और वहां आज के युवा समाज पर कटु व्यंग्य किया है। मर्दवे क्या जाने कि बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए, इस पंक्ति में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से लेखक ने पुरुष वर्ग पर व्यंग्य किया है। पिता संतान को जितना चाहे स्नेह कर ले, माँ का स्थान नहीं ले सकता। उनके अंदर अनुशासन की भावना वात्सल्य से अधिक होती है। माँ बच्चे के मन की बात सरलता से समझ लेती है। वह भावनात्मक रूप से बच्चों से जुड़ी होती है। वह बच्चों की भावनाओं को समझकर कार्य करती है। भय और संकट की स्थिति में बच्चा माँ के पास ही भागता है। पठित पाठ के आधार पर भोलानाथ की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भोलानाथ की 3 विशेषताएं। भोलानाथ चंचल स्वभाव का बालक था। उसे अपने माता पिता से बहुत प्रेम है। उसे लोक संस्कृति, लोक खेल और अपने मित्रों से अत्यधिक स्नेह एवं लगाव है। इस तरह से आपके ये अभ्यास के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। आपको प्रश्नोत्तर लिखने हैं, याद करने हैं। धन्यवाद।